हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ब्रोंकाई की, या तो उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर जो हमारा ब्रोंकियल ट्री होता है उसकी इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इसके एकदम से सडन सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं और ये 2 से 10 डेज तक जो है हमें देखने को रहता है। इसके अगर हम कोजेज़ की बात करें या फिर हम कह सकते हैं इसकी एटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए बी है, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है या फिर कोरोना वायरस है, इनकी वजह से देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है उसकी वजह से हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है, कोल माइनिंग करता है, फ्यूम्स एरिया वर्कर है कि जहाँ पे बहुत सारे फ्यूम्स होते हैं, या कोल माइनिंग कोई करता है, मतलब कोल माइनिंग जहाँ होती है वहाँ पे अगर कोई काम करता है तो उनमें जो है हमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, 3 से 4 मंथ तक रहेगा या फिर 2 से 4 ईयर्स तक भी जो है इसका लाइफ स्पैन कह सकते हैं हम एक तरीके से हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसके कोजेज या एटियोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, एक्यूट जो है उसको अगर बहुत बार हो जाता है, एक्यूट के जो है मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, कई बार एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर हो सकता है तो वो लीड कर सकता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो इम्यूनिटी है अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर हो जाती है। किस वजह से? ये दो वजह से हो सकती है कि या तो उसकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत पुअर थी, पहले से ही बहुत वो वीक था, या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस बार बार होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो वो चीज़ क्या कर सकती है, लीड कर सकती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। उसके बाद अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो एक केस हो सकता है, और किसी को GERD डिजीज़ है यानी कि गैस्ट्रल इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि इसमें क्या होता है, गैग रिफ्लक्स हमें देखने को मिलता है कि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं तो वो वापस क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लक्स आ जाता है, वो वापस बैकवर्ड जो है मतलब वापस आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है। तो अगर किसी को GERD की डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो जो अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में है, मतलब जिसको ब्रोंकाइटिस है और कोई उसके बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में आता है, तो उसको जो है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं। जैसे हमने अभी कोरोना वगैरह में भी देखा था कि जो लोग ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे उनको होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो स्मोक में ज़्यादा रहते हैं, जो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, या कोई ऐसा जो है वर्कर है, कोई फैक्ट्री वर्कर है जो स्मोक के आसपास ज़्यादा रहता है या जिसके पास स्मोक ज़्यादा रहता है, तो वो लोग ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं। एयर पोल्यूशन जैसी जो कंडीशन होती है, कहीं कई बार जैसे अभी हमने देखा था कि ज़्यादा व्हीकल्स हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, या फिर हम जो है पोल्यूशन कर देते हैं, हम पेपर वगैरह ऐसे ही जो कचरा होता है हम उसमें जो है उसको डिस्कार्ड करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं, उसको फायर में करके और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो वो जो एक कंडीशन होती है एयर पोल्यूशन की, तो वो एक कंडीशन इसमें काउंट होती है कि वो लोग ज़्यादा जो है प्रोन होते हैं ब्रोंकाइटिस होने के। उसके बाद इम्यूनिटी अगर किसी की रिड्यूस्ड है तो वो एक चीज़ होती है। कंटिन्यूली अगर कोई डस्ट के एक्सपोज में आ रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों के फील्ड में जाके काम करते हैं, यानी कि दूसरों के खेतों में जाके जो है वर्क करते हैं, या फिर कोई ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रेजेंट होता है, कोई ऐसी एरिया में रहता है, तो वो लोग क्या होते हैं, वो बार बार उस डस्ट के एक्सपोजर में आते हैं, जिसकी वजह से वो डस्ट क्या है, उनके लंग्स वगैरह को इरिटेट कर सकता है। तो उस केस में उनको ब्रोंकाइटिस होने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये जो मिडिल एज होती है उसमें ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर्स, जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स अभी हमने पढ़े थे कि स्मोकिंग है, पुअर इम्यूनिटी है, GERD है, या फिर किसी को मतलब किसी को फ्यूम्स वगैरह के वहाँ पे कोई काम करता है, कोल माइनिंग करता है, या राइनो वायरसेस, एडिनो वायरसेस जैसा कोई वायरस है, तो उन सब की वजह से क्या होगा, जो ब्रोंकियल ट्री की लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है। उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो वहाँ पे क्या है, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होएगा, यानी कि स्पूटम जो है वो हमें ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। अब स्पूटम हो रहा है वहाँ पे और हाइपर सिक्रेशन हो रही है, तो जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो नैरो हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे क्या है, म्यूकस जो है वो इकट्ठा होकर वहाँ पे क्या कर रहा है, प्लग बना रहा है। म्यूकस के प्लग वहाँ बन जाएंगे तो उसकी नैरोइंग होएगी ट्यूब की, बिकॉज वो एक पतली सी ऐसी ट्यूब होती है। इसमें अगर म्यूकस के प्लग बनने, ऐसा म्यूकस यहाँ पे ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो इसके प्लग बनने शुरू हो जाएंगे तो इसकी नैरोइंग हो जाएगी।
अब नैरोइंग होगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, अच्छे से एयर जो है वो पास नहीं हो पाएगी ब्रोंकियल ट्री से, या हम कह सकते हैं ब्रोंकियल ट्यूब से। तो उसकी वजह से क्या होएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगी, और जो भी सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन के वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं जब हमें ब्रोंकाइटिस होता है। तो सबसे पहला आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो अभी अभी हमने पैथोफिजियो में डिस्कस किया कि जो नैरोइंग हो जाती है जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो देखने को मिलता है। कफिंग होती है, वो विदाउट फेल्जम भी हो सकती है और इसके साथ भी हो सकती है, यानी कि स्पूटम प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिज्निया देखने को मिलता है, चेस्ट में जो है टाइटनेस फील होती है, बिकॉज स्पूटम वहाँ पे बन रहा है। जब भी हमारी चेस्ट में स्पूटम की फॉर्मेशन होती है तो हमें चेस्ट में टाइटनेस जो है वो देखने को मिलती है। चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। फीवर जो है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, तो फीवर जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अंदर स्पूटम जो है वो फॉर्मेशन हो रही है स्पूटम की, और अच्छे से ब्रीदिंग भी नहीं हो पा रही है, तो कोल्ड के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ के साथ अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो साइनोसिस देखने को मिलेगा, और हमें वीजिंग साउंड भी जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि हमें ब्रोंकाइटिस है, तो हम इसमें स्पूटम कल्चर करा के देख सकते हैं, बिकॉज स्पूटम जो है, स्पूटम फॉर्मेशन इस केस में हमें देखने को मिलती है, तो उसके लिए हम स्पूटम कल्चर करा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे लंग्स की डिजीज़ है, लंग्स में जो भी हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वहाँ उसके रिगार्डिंग है, तो हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दैट इज़ पीएफटी करा के देख सकते हैं। स्पायरोमीट्री करा के देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि पेशेंट कितना इनहेल कर सकता है और कितना जो है एक्सहेल कर सकता है, उसकी जो एल्वियोलीज हैं या उसकी जो ब्रंकियल ट्यूब है वो कितनी क्लियर है और उसमें क्या चीज़ है वो हम इससे पता कर सकते हैं। हम O2 सेचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट चेक कर सकते हैं कि टैकीपीनिया तो देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम उसमें WBC और ESR की लेवल इंक्रीज़ तो नहीं है, वो चीज़ हम चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं कि अंदर स्पूटम के पैचेस वगैरह हम चेक कर सकते हैं कि स्पूटम है या नहीं है, या कोई और ट्रोमा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम ABG एनालिसिस करा सकते हैं कि हम जो पार्शियल ऑक्सीजन है या फिर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट है, वो सब सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मैनेजमेंट की, कि हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे अगर हमारे पास कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आता है। तो अगर उसको किसी बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम है, ये कि किसी बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आने की वजह से उसको ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और अगर वायरस की वजह से आए तो हम एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम स्टेरॉयड थेरेपी चला सकते हैं। हमें जो है चेस्ट पेन देखने को मिलता है और चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलती है, तो चेस्ट पेन के लिए हम पेन किलर्स दे सकते हैं, और कोल्ड के सिम्टम्स के लिए और चेस्ट जो हमें टाइटनेस देखने को मिलती है उसके लिए हम ब्रोंको डायलेटर दे सकते हैं, जैसे कि साल्बुटामोल। उसके बाद कफ एक्सपोर्टेंट्स होते हैं तो हम ग्यूआफिनिसिन दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, थिनिंग करती है जो हमारा म्यूकस होता है उसकी। उसके बाद हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, और ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है हमें बॉडी में, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी भी जो है पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद क्या फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन है, क्या फ़र्दर कौन सी ऐसी फ़र्दर डिजीज़ हैं जिसको ये लीड कर सकता है, तो इसकी वजह से हमें साइनोसाइटिस देखने को मिल सकता है, ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है, निमोनिया को भी ये लीड कर सकता है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, और COPD भी जो है हमें देखने को मिलती है ड्यू टू ब्रोंकाइटिस।